हेलो, मैं आदित्य गौरव फाइनल फिजिक्स का ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरफ, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त एक और मेथड होता है जिससे हम दो वेक्टर्स के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। वो होता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें हम लोग उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए अपने वेक्टर्स का यानी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमें काफ़ी आसानी से हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को इवेलुएट कर देता है और हम काफ़ी इजीली हम अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। उसके लिए ये जो कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने पिछले लेक्चर में हमने अटेंड किया था, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेक्शन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर मान के चलिए हमारे पास कुछ एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे ए वेक्टर हमने माना था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड b वेक्टर हमने माना था x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स सेक्शन होता है यानी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना होता है। जैसे यह है हमारा मैट्रिक्स सेक्शन, इस कॉलम को हम लोग इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रो और इस सेक्शन को हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है वो है हमारा कॉलम और ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ये है हमारे लिए रो। ये है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इसमें एलिमेंट वाइज यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट डालते हैं वो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्रिएट करता है। जैसे 3:2, 3:3, बट हमारे कॉरस्पॉन्डिंग यानी हमारे वेक्टर के सेक्शन में हम यहाँ पे 3:3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेक्शन में एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे मान लीजिए ए बी सी हमने डी ई एफ, ये हमारे पास है, ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिखा है। यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, रो 1 है, डी ई एफ रो 2 है, जी एच आई रो 3 है। उसी तरीके से ए डी जी कॉलम 1 है, बी ई एच कॉलम 2 है और सी एफ आई कॉलम 3 होगा। तो जो एलिमेंट्स है उस चीज के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन अवेलेबल है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा पहला कन्वेंशन जो होता है, पहला एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो होता है पॉजिटिव सेक्शन के लिए, दूसरा होता है नेगेटिव सेक्शन के लिए, फिर होता है पॉजिटिव सेक्शन के लिए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी सेक्शनल मल्टीप्लिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स के पोजीशन को लेकर के हमारा जो साइन कन्वेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने देखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक कॉमन सीक्वेंस है जब एक प्लस के बाद हमेशा एक माइनस यहाँ पे लाई करता है और उसके बाद फिर से एक ऑल्टरनेट प्लस आता है, फिर उसके बाद एक ऑल्टरनेट माइनस सेक्शन आता है। हमने क्या याद रखना है, हम अगर केवल ये पार्ट याद रखें, अगर हम लोग अपना पहला रो याद रखें जो कि है प्लस माइनस और प्लस अपने एलिमेंट्स के लिए, अपने मैट्रिक्स एलिमेंट्स के लिए, तो हम यहाँ पे आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फिर जो हमारा तीसरा सेक्शन होता है वो होता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमने जो क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने वक्त पहले जो क्रॉस करते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट करते हैं, वो है हमारा पहला सेक्शन और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं
लेफ्ट टू राइट आप लिख सकते हैं, या राइट टू लेफ्ट, या अपवर्ड लिख सकते हैं। ये है राइट सेक्शन, ये है हमारा दूसरा एलिमेंट, और हमारा जो कोर रिजल्ट बनेगा वो होगा 1 - 2। यानी आप क्रॉस करना है, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई करना है दोनों एलिमेंट्स को, ठीक है। एक होगा हमारे लिए लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड, दूसरा होगा लेफ्ट से राइट अपवर्ड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से राइट, और फिर इस तरीके से। तो आपको जैसी इच्छा हो लिखने की, आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बशर्ते हमेशा याद रखना है, जो लेफ्ट से राइट का सेक्शन होगा हमारा प्राइम फॉर्म में, वो होगा लेफ्ट अप और राइट डाउन, लेफ्ट अप और राइट डाउन, ठीक है। यानी पहले ये मल्टीप्लाई, पहले ये सेक्शन मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन आएगा, तो आप या तो ऐसे एरो बनाए या फिर ऐसे एरो बनाए, ये सेकेंड मल्टीप्लिकेशन का सेक्शन होगा। यही एक कॉमन मेथड है जिसको आप फंडामेंटल के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद हम आसानी से अपने मैट्रिक्स सेक्शन को अपने डिटर्मिनेंट्स के जरिए आप सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक एलिमेंटल असेंबली है जिसे आप मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यूज करते हैं ड्यू टू द क्रॉस प्रोडक्ट, और आप इसको इक्वलिटी ट्रांजिशंस के अंदर सेट करते हैं और वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता है हमारे लिए। डिटर्मिनेंट क्या है किसी मैट्रिक्स का? तो किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसका एक मल्टीप्लिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें आप जिस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में चेंज करके आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जैसे आप यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दोनों का अपना एक पोलर सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर फॉर्म्स में। तो अगर आपने निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो काफी आसानी से आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक कॉमन पार्ट जो दोनों के पास है वो आई जे के और आई जे के, यानी कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स की अवेलेबिलिटी। तो आप सबसे पहला एलिमेंट यानी रो 1 में जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा आई, जे और के, ठीक है। और पहला एलिमेंट कौन सा है हमारा? तो पहला वेक्टर जो है वो कौन सा है हमारा? वो है ए वेक्टर। और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कौन सा है? वो है x1 y1 z1। तो ये होगा हमारा रो 2, x1 y1 और z1। याद रखिए, अगर b पहले होता, अगर b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो यहाँ पे पहले b का एलिमेंट लिखते। उसी तरीके से जो b अब अभी फिलहाल यहाँ पे b वेक्टर सेकेंड फॉर्म में है, सेकेंड वेक्टर फॉर्म में है, तो उसका एलिमेंट हम नीचे लिखेंगे x2 y2 और z2, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है आपने, जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका सेकेंड रो में लाई करेगा, जो दूसरा वेक्टर होगा वो आपका थर्ड, उसका जो एलिमेंट्स होगा वो आपको थर्ड रो में लाई कराना है। और सबसे पहला जो रो होगा वो होगा आपके लिए एक्स, वाई और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स के लिए। तो ये है इसका मैट्रिक्स सेक्शन, जिससे आप किसी वेक्टर दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने इसे कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट में। तो ये सिंबल है मैट्रिक्स सिंबल और ये है हमारा डिटर्मिनेंट सिंबल, आई, जे और के, ठीक है। एलिमेंट है x1, y1 और z1। ये है हमारा x2, y2 और z2। हमने अपने क्रॉस प्रोडक्ट का जो पहला रिजल्ट था, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड पे था, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और अब इस बार हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स सेक्शन यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू से हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जस्टिफाई कर पाए अपने फॉर्मूला को। तो इस सेक्शन में आपने देखना है कि जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे एलिमेंटल असेंबली हम लगाते हैं सेट से, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट आपका होगा जो ये होगा, जैसे आई कैप होगा, तो आप लिखेंगे आई कैप, ठीक है। फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा। फिर अगर आपका एलिमेंट आई कैप है तो आई कैप के रिगार्डिंग जो आपका कॉलम है और रो का जो एलिमेंट है, आपने उसे छिपा लेना है, आपने उसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना है, ठीक है। तो आई का जो रो, आई के लिए जो रो कॉलम है वो, और आई के लिए जो कॉलम है वो आपने ब्लॉक किया,
ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या है बच्चे, y1 z1 y2 z2। तो आपने ब्लॉक करना है एक वर्टिकल सेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, तो बचेंगे आपके पास 4 एलिमेंट्स। तो आपने लिख लेना है y1 z1 y2 और z2। क्लियर है? जो हमारा मैट्रिक्स का या हमारा जो मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट का साइन था वो था पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सेक्शन है। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने जे कैप की, तो जे कैप का जो सिंबल होगा सेकंड पोजीशन पे होने की वजह से वो है माइनस सेक्शन। तो जब आप माइनस में यानी कि सेकंड एलिमेंट के साथ ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने जे कैप को ट्रीट करना है। तो जे कैप के लिए रो सेक्शन कौन सा है, ये, और उसके लिए कॉलम सेक्शन कौन सा है, ये। आपने बंद करना है, ठीक है ना, आपने छिपा लेना है। क्लियर? तो आपने कौन कौन सा एलिमेंट तो बचेगा आपके पास, एक तो x1 x2 और दूसरा z1 z2। तो जो जे का पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, माइनस का, तो आपने रखना है माइनस जे का। फिर आपका एलिमेंट है x1 x2 और ये है z1 z2। फिर प्लस अगर आप k कैप के एलिमेंट के थ्रू चलेंगे तो आपने इस बार k कैप को रखना है और j माइनस के ऑल्टरनेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव है हमारे पास। तो आपने इस सेक्शन को ब्लॉक करना है, तो 4 एलिमेंट सी वाले बचेंगे आपके पास। तो x1 x2 y1 और y2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप। हमने क्रॉस करने का तरीका क्या सीखा था, पहले लेफ्ट अपर से राइट लोअर की तरफ, ठीक है, लेफ्ट अपर से राइट लोअर की तरफ। तो लेफ्ट अपर से राइट लोअर, पहले ऐसे। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप ब्रैकेट पे लिखेंगे y1 z2 y1 z2, ठीक है। फिर लेफ्ट ये है हमारा लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट डाउन से राइट अप की, यानी ऐसे, इस तरीके से। तो क्या आएगा हमारे पास, और सिंबल दोनों के बीच कौन सा होना है, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस देंगे और y2 z1 यानी y2 z1 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस साइन ये j का, फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट x1 z2, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर लेफ्ट डाउन से राइट अप की ओर इस तरीके से। तो x2 z1 आएगा आपके पास, फिर प्लस k कैप, सेक्शन इसी में चलेगा, पहले लेफ्ट अप से राइट डाउन की ओर, तो x1 y2 और माइनस इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट डाउन से राइट अप की ओर x2 y2। आप इसे अरेंज कर लें, तो y1 z2 माइनस y2 z1, ये है हमारे लिए i कैप। आप माइनस को मल्टीप्लाई कर ले अंदर की तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, तो x2 z1 माइनस x1 z2 j कैप प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 k कैप। अब आप इस फोर रिजल्ट को आप यहाँ से मैच करेंगे कि क्या दोनों रिजल्ट्स हमारा सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं y1 z2 y1 z2 z2 y2 z1, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट है x2 z1 माइनस x1 z2, ठीक है। फिर है x1 y2 और फिर है हमारा x2 y1 और वो है हमारा x2 y1 के कैप के साथ। तो ये असेंबली हमारा प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन असेंबली की तरह ही है, और आपने ये या तो याद रखना है या तो अपने इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। और डिटर्मिनेंट निकालना किसी भी फॉर्मेट का काफ़ी इजी होता है, बस एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर हम कर ले तो इसके बाद हम आसानी से इस असेंबली को जब भी मर्जी हो तब हम निकाल पाते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने असेंबली को ब्रेक करना है थ्रू आउट और कैसे उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे बदलेंगे, ठीक है। जैसे आपने मानना है ए वेक्टर, आपने माना 2i कैप प्लस j कैप
प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर हमने माना आई कैप प्लस माइनस मानते हैं हम लोग माइनस 2j कैप ओनली। यहाँ पे हमने k को एब्सेंट कर दिया है। तो अगर हमने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहला होगा i, दूसरा होगा j और तीसरा होगा k। ठीक है, पहला हमारा वेक्टर है a वेक्टर, तो a का जो एलिमेंट्स होगा, a का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो पहले दूसरे रो में लिखना है, यानी इस रो में लिखना है आपने। पहले रो में है a कैप, j कैप और k कैप। तो इसका एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज 2, 1 और 3। तो 2, 1 और 3। अब नेक्स्ट बारी है सेकेंड वेक्टर की यानी b, तो इसे हमने थर्ड रो पे प्लेस करना है। i कैप के साथ कुछ नहीं है यानी 1, फिर j कैप के लिए जो y वाला एलिमेंट है वो है -2, आपने माइनस साइन के साथ लिखना है। और चूंकि यहाँ पे k अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम k को लिख सकते हैं क्या, 0। ठीक है, अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई बहुत आप आसानी से कर पाएंगे इसे। जैसे आपने पहला एलिमेंट ले लिया आई कैप, तो इसके रिगार्डिंग आपने ब्लॉक करना है अपने रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को। तो आपके पास 4 एलिमेंट होगा, 1, 3, -2 और 0। फर्दर प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करके। आपने ये फिर से डिटर्मिनेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं। फिर जे का पोजीशन कौन सा है, सेकंड एलिमेंट के लिए जो पोजीशन है वो है माइनस का, तो -j लिखना है आपने। फिर जे के लिए जो ब्लॉकेज आएगा हमारे पास असेंबली का वो इस तरीके का होगा। फिर होगा बचेगा हमारे पास 2, 1 और 3 और 0, 2, 1, 3, 0 प्लस फिर बारी है k कैप के लिए, तो k कैप, तो ये असेंबली को अगर हम ऐसे ब्लॉक करें तो है 2, 1, 1, -2, 2, 1, 1, -2। चूंकि थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट का पोजीशन प्लस है, तो ये प्लस। आपने बस ध्यान रखना है सेकेंड एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट हमेशा माइनस होता है, आपने माइनस के साथ लिखना है। फिर ये है आई कैप, आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस तरीके से फिर इस तरीके से। ठीक है, पहले राइट लेफ्ट अप से लेकर राइट डाउन तक, फिर माइनस साइन आएगा लेफ्ट डाउन से लेकर के राइट अप की तरफ। तो पहले 1 × 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, तो ये है 0। एक फॉर्मूला का साइन है हमारे पास माइनस, और फिर ये क्या है -2 और 3 यानी कि -6 -j का 2 से 0 चल गए थे तो हमने आएगा आंसर 0, -1 से 3 प्लस एक है आपने 2 से -2 मल्टीप्लाई करना है -4 और फॉर्मूला का माइनस यानी असेंबली का माइनस और 1 × 1 क्या होगा 1। तो फाइनल को रिजल्ट क्या है आपके पास माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 आई कैप, ये है माइनस माइनस प्लस प्लस 3j कैप और -5 k कैप। ये है आपका उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए ये है क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि इसमें अवेलेबल है आई कैप, जे कैप, के कैप, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी। हमने शुरू में ही बात किया था कि दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप आसानी से निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू किसी भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है √x² + y² + z²। x क्या है 6 प्लस y क्या है 3 प्लस z क्या है -5 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके लिए जो हमारा मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स के क्रॉस के बीच, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स के बीच, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एंगल निकालना है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है √36 + 9 + 25। तो ये क्या है रिजल्ट हमारे लिए, ये है 34 और ये है 36, यानी कि हमारे पास फाइनल सेक्शन आंसर कितना है 70। अब 70 को आप पैसिव रहने के रूप में या आप इसको ब्रेक करके बाहर निकाल सकते हैं, अगर आप निकाल सकें तो। फिलहाल ये 2 × 7 × 5 के मल्टीप्लीकेशन में है, जो कि रूट से फ्री हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, तो हमने इसे रूट में रहने देना है।
अब बारी है कि मान के चलिए अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या करें। तो मान के चलिए साइन थीटा का हमने फॉर्मूला क्या निकाला, अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने जो फॉर्मूला बनाया वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए इंटू बी। तो साइन थीटा क्या होगा हमारे लिए, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो है √70 जो हमने अभी निकाला, तो √70 हमें लिखना है ये वाली वैल्यू। अब है ए क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का एलिमेंट है 2, 1 और 3, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये किस फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं, √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से। फिर बारी है b की, तो b के लिए x क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y क्या है -2 यानी -2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास z अवेलेबल नहीं है तो z को आप 0 लिख सकते हैं या 0 का स्क्वायर या नहीं लिखे छोड़ दे, वो भी बेहतर ऑप्शन है आपके पास। तो हमने सॉल्व क्या करना है यहाँ पे, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है √70 बाई ये है 9 प्लस 110 प्लस 14, ठीक है, इनटू ये वैल्यू है 4 प्लस 1 यानी कि 5। अब आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं जैसा चाहे, जैसे कि √70 है तो जी √70 को आप लिख सकते हैं √7 इंटू √5 इंटू √2, ठीक है, और नीचे है आप 14 को लिख सकते हैं √7 इंटू √2 इंटू √5। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें सारे के सारे टर्म्स कट जा रहे हैं, इनके आंसर आ रहा है हमारा 1। अब साइन थीटा के किस वैल्यू के लिए आंसर 1 है, तो वो है थीटा = 90 डिग्री। बाय लक इस क्वेश्चन में हमारा साइन थीटा 1 है। अगर हमारे पास साइन थीटा जैसे मान के चलिए अगर 1/3 होता तो आप थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स यानी कि साइन के पावर -1 1/3। काफी आसानी से आप ये आंसर अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंगल निकालने का तरीका। अगर आपने मान के चलिए अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाला, ठीक है ना, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाला है तब तक साइन के फॉर्मूला को एज ए एंगल फाइंड आउट कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये बार बार निकालना पड़ेगा पहले। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान है, आसान और बहुत मुश्किल ना हो निकाल पाना, फिर भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए हमेशा से ज़्यादा इजी टर्म होता है। अगर मान के चलिए इसी एंगल को हम लोग सस्टेन करें अपने डॉट प्रोडक्ट सेक्शन से यानी कि cos थीटा के टर्म में, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे निकालना है सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो आप पहले a डॉट आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो हमने मैथड सीखा था, cos थीटा = a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a इंटू b। cos थीटा आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालें, डॉट b वेक्टर में x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, x1 x2, ठीक है ना, 2 इंटू 1 क्या आएगा आपके पास 2 प्लस y1 y2, तो y1 है +1 और y2 है -2 यानी क्या आएगा आपके पास -2। और फिर है z की वैल्यू, तो z1 है हमारा 3 और यहाँ पे z2 जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि वो 0 मानेंगे, यानी कि आप क्या मानेंगे इसे 0 क्या मान सकते हैं आप यहाँ पे, तो 3 × 0 = 0, तो +0। नीचे क्या थी, नीचे की क्वांटिटी है सॉर्ट आउट करने पे a × b यहाँ भी है, a × b यहाँ भी है, यानी कि ये है 14 × √5, ठीक है। अब 2 कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, यानी कि हमारा जो अपर है, अपर हैंड है हमारा, जो नोमिनेटर का टर्म है वो 0 है, तो यानी कि टोटल का टोटल टर्म क्या होगा हमारे लिए 0, और साइन थीटा यानी कि cos थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, तो ये कंडीशन तभी है जब थीटा क्या होगी हमारे लिए 90 डिग्री अवेलेबल होगी। इसलिए हमने शॉर्टकट में पढ़ा था कि अगर हमने a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 प्रूव कर दिया तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से, अगर केवल एंगल जस्टिफिकेशन हमारे लिए मेरा प्राइम फोकस है, तो cos थीटा निकालना इज ऑलवेज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
तो आपने एंगल निकालना है तो आप हमेशा cos थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट के इस्तेमाल से निकालें। और अगर आपने कोई खास कंडीशन में आपने साइन की तरफ भी जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, या फिर cos निकालने के बाद आप साइन पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करके आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए, एक तो हुआ ये सेक्शन हमारे पास बनाने का। अब हम वेक्टर के यहाँ पे एक ट्रांजिशन को चेकआउट करते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास कि जब वेक्टर असेंबली एक रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में आता है हमारे लिए। रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि मान के चलिए यहाँ पे हमने निकाला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होगा जब आप निकालेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर? देखिए, डॉट में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमने ध्यान रखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज स्केलर टर्म में है, तो स्केलर टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं आता है। यहाँ पे हमने केवल मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करना है, तो मैग्नीट्यूड्स को दोनों ही इक्वल साइन होना है। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में के क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन गलत होगा, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क आता है। यानी अगर आपने लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, तो आप नेगेटिव सेक्शन से लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए, ठीक है। आपने जब ऑर्डर को रिवर्स करना है तब आपने यहाँ पे एक सिंबल यूज करना है माइनस का। अब इस जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे अपना इसी क्वेश्चन में हम ट्रांजिशन ला के देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने आंसर पहले लिख देना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो था हमने सॉल्व करने के बाद लिखा था 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये हमारा कब था? जब ए पहला एलिमेंट, ए पहला वेक्टर था और बी हमारा सेकेंड वेक्टर था। अब आइए इसको हम लोग ने रिवर्स कर लेना है। हमने रिवर्स सेट करना है, तो हमने यहाँ पे निकालना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तब क्या लिखेंगे? अपना डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑर्डर में आप लिख सकते हैं आई जे के। पहला एलिमेंट है आपका बी, तो बी के लिए एलिमेंट कौन सा आएगा? 1 -2 और 0, 1 -2 और 0। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास ए, तो उसका एलिमेंट कौन सा है हमारा? 2 1 और 3, 2 1 और 3। आपने आई का पोजीशन फर्स्ट है तो वो तो प्लस होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है हमें, तो आपने देखना है। फिर आप इसे आप डायरेक्ट ब्लॉकेज कर ले यहाँ पे, तो आपने मल्टीप्लाई करना है पहले ऐसे, यानी कि -2 को 3 से, ठीक है। -2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -6। फिर माइनस सिंबल, फिर 1 को 0 से करेंगे तो आएगा 0। फिर जो हमारा सेकेंड पोजीशन होता है वो नेगेटिव पोजीशन होता है, तो -j लिखना है हमने। तो -j लिखेंगे तो हमारा एलिमेंट ब्लॉक होगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला। तो आपने क्या करना है? पहले लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ, तो 1 × 3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 और माइनस साइन। फिर आपका लोअर लेफ्ट से अपर राइट की ओर होगा, यानी कि 2 × 0, 2 × 0 यानी 0 है, तो 0 आंसर आएगा आपने। फिर प्लस जे, जो तीसरा एलिमेंट है वो प्लस का पोजीशन होता है कि, तो प्लस। अब आपने ऐसे ब्लॉक कर लेना है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट है, तो 1 × 1 1 -2 × -2 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। आप इसे सॉल्व, इसे लिखे -6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब आप इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो क्या आएगा? 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब आप प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करें तो सेम है, लेकिन चेंज क्या है? एक माइनस सिंबल का। तो जब भी आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, तो अगर आप उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आपने एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, तभी आप जा करके इसे रिवर्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एक्चुअली नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि दो वेक्टर को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन डिपेंडेंसी आती है, जबकि डॉट में ये प्रॉब्लम नहीं है हमें,
क्यों? क्योंकि डॉट में हमने मैग्नीट्यूड्स निकालना है, तो मैग्नीट्यूड्स जब हम निकालेंगे तब वहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करना है, या फिर डायरेक्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ प्लस साइन के असेंबली का कोई मतलब नहीं बनेगा, और हम वहाँ पे आसानी से हम शिफ्टिंग में आंसर लिख पाएंगे, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में एक नेगेटिव साइड के साथ ही हमें शिफ्ट करना होता है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें हमने सीखा, अपने डॉट प्रोडक्ट को सीखा था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को सीखा। काफ़ी आसानी से हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं अपना निकालने के लिए, और काफ़ी आसानी से हम एंगल भी निकाल पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए कॉस थीटा ही यूज़ करेंगे अगर अपने एंगल निकालना है, और साइन की बंदिश नहीं है हमने, केवल एंगल वाले क्वेश्चंस में आप कॉस का यूज़ करें और आसानी से अपना आंसर आप फाइंड आउट कर लें। तो ये था हमारा वेक्टर सेक्शन का जो टॉपिक था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट हमने सीख लिया। ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेक्शन से। अपने आप जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप इसका क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट पे और क्रॉस प्रोडक्ट पे। होप आप काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में, लेक्चर में इतना ही।